22 जून 2019 के दिन पुणे राज्य के बोस गांव में स्थित मुंडवा में रहने वाली एक राधा नाम की महिला सुबह सुबह अपने घर से निकली और फिर कभी वापस ही नहीं आई। आखिर वो कहाँ गई थी और क्या हुआ था उसके साथ, चलिए आज की इस पॉडकास्ट वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है करुण और आप देख रहे हैं एक खौफनाक हॉरर स्टोरी। उसने घर से निकलने से पहले अपने घर ये बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ साईं बाबा के मंदिर शिरडी जा रही है और वो 2-3 दिन में वापस घर लौट आएगी। जब राधा अपने घर से निकली थी तो वो बहुत सारे गहने डालकर निकली थी। जब वो 25 दिन तक अपने घर नहीं लौटी तब उसके पति किशोर चंद्र अग्रवाल ने राधा को फोन करने का ट्राई किया, लेकिन राधा का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। राधा के 16 साल के बेटे ने अपनी माँ की सहेलियों को फोन मिलाया और उनसे बात की। उसने उनसे पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो उसकी माँ की सहेलियों ने तो ये जवाब दिया कि हम तो शिरडी गए ही नहीं थे, ना ही हमारी कोई शिरडी जाने की प्लानिंग थी। जब राधा के बेटे ने अपनी माँ की सहेलियों से बात की और उनका ये जवाब आने के बाद राधा के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उस दिन राधा अग्रवाल बहुत सारे गहने पहनकर गई थी, इसलिए उनकी चिंता और बढ़ने लगी। 25 जून शाम को ही मानव अग्रवाल अपने 2-3 दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ वहीं के पास ही पुलिस स्टेशन में पहुंचे। जो वहां का पुलिस स्टेशन इंचार्ज था, उन्होंने उसके पास जाकर कंप्लेंट लिखवाई और कहा कि मेरी बीवी इतने दिनों से लापता है। वो साईं बाबा के मंदिर शिरडी गई थी और अभी तक वापस नहीं आई और राधा वहां के करोड़पति रियल एस्टेट किशोर चंद्र अग्रवाल की पत्नी थी। और ये सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए कि राधा अग्रवाल इतने सारे गहने पहनकर आखिर कहां जा सकती है। पुलिस वालों ने राधा की सारी डिटेल लेने के बाद उनके घर वालों को यह दिलासा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, राधा वापस घर पहुंच जाएगी। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि बात तो ये भी थी कि ये मामला कोई ऐसी वैसी महिला का नहीं था, क्योंकि ये मामला वहाँ के जाने माने घर से था। और फिर जब ये कंप्लेंट आई तो पुलिस वालों ने भी अपने आसपास के इलाकों में जितने भी पुलिस स्टेशंस थे, उन्होंने उन सभी पुलिस स्टेशंस में राधा की फोटो भेज दी। राधा की फोटो भेजकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने फिर एक स्पेशल अपनी एक टीम बनाई और उन्होंने राधा को ढूंढना शुरू कर दिया। और जांच में यह भी पता चला कि राधा अग्रवाल खुले विचारों वाली थी। वो किसी भी प्रकार के बंधनों को नहीं मानती थी। और फिर शादी के बाद उसे उसका परिवार भी कुछ ऐसा ही मिला था कि बिल्कुल खुले विचारों वाला हो, कोई किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, जो चाहो अपने मन से बड़े आराम से कर सकें। और फिर घर में उसे किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं थी। बस राधा को चिंता सिर्फ एक ही बात की रहती थी कि उसके पास पैसा है, हर एक चीज है, वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन उसको सिर्फ चिंता थी तो अपने पति की, क्योंकि उसका पति राधा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता था, क्योंकि पति किशोर चंद्र अग्रवाल कारोबार में ज्यादा डूबे रहते थे। एक 16 साल का बेटा था जो कि स्टडी कर रहा था। राधा के पास भले ही पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने पति का साथ चाहती थी कि उसका पति भी उसके साथ रहे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसे घुमाने ले जाए, जो कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। राधा ने अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने अपना अकाउंट इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ऐसे बहुत सारे साइट्स पर ओपन किया और फिर कुछ ही टाइम में उसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। राधा के अच्छे फॉलोअर्स भी जुड़ चुके थे और बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। राधा के पास घूमने के लिए एक स्कूटी थी। अगर उसे कहीं आना जाना होता था तो वो स्कूटी पर ही आया जाया करती थी। राधा को फोटोज खींचने का भी बहुत शौक था। वो जैसे जैसे जिन पोज में अपनी फोटोज क्लिक करती थी, वो वैसे ही उसी टाइम अपनी फोटोज को फेसबुक पर अपलोड कर दिया करती थी, जिससे उसकी फोटोज पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। जब से राधा सोशल मीडिया से जुड़ी थी तब से उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिखाई देती थी। वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा खुश रहने लगी। ये सब जानकारी जब पुलिस वालों को मिली तब उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि राधा अग्रवाल की किडनैपिंग के पीछे कोई गहरा रहस्य है, जिसका पर्दा उठाना बहुत ही जरूरी है। पुलिस ने राधा का मोबाइल नंबर लिया और उसकी सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो राधा की लास्ट लोकेशन पुणे के ही भोसले इलाके की मिली। पुलिस वहां पहुंची और राधा को तलाश करने लगी और वहां पर एक स्कूटी मिली जो कि राधा की ही थी। पुलिस ने जब स्कूटी की डिग्गी ओपन की तो स्कूटी की डिग्गी में उन्हें राधा का फोन मिला जो कि डिस्चार्ज हो चुका था। जब पुलिस वालों ने उस फोन को चार्ज किया, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो शॉक्ड ही रह गए। उन्होंने जब फोन ऑन किया और व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों एप्लीकेशंस को जब उन्होंने ऑन किया तब उन्होंने देखा कि राधा की 1, 2 या 10 फ्रेंड्स नहीं, बल्कि पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है राधा के दोस्तों की।
राधा के फोन नंबर पर लास्ट टाइम जिसका कॉल आया था, पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो उन्हें पता चला कि वो नंबर किसी आनंद निगम नाम के व्यक्ति का है जो कर्नाटक का रहने वाला था। पुलिस टीम उसके घर पहुंची, लेकिन आनंद वहां से फरार हो चुका था। पुलिस वाले उसके परिवार से पूछताछ करके आखिर आनंद के पास पहुंच ही गए और उसे वहीं पर पकड़ लिया। पुलिस वालों ने आनंद निगम को तो अरेस्ट कर लिया और फिर उसे लेकर वो वापस पुणे आ गए। और फिर जब आनंद निगम से पूछताछ की गई तो आनंद निगम सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा था कि वो राधा अग्रवाल नाम की किसी भी महिला को नहीं जानता है। लेकिन जब पुलिस वालों ने आनंद को व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंग आनंद को दिखाई तो वो बिल्कुल डर चुका था। फिर भी आनंद अपना झूठ छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया। उसे यहाँ पर सच बताना ही पड़ा। आनंद ने बताया कि वो तो राधा अग्रवाल का खून कर चुका है और ये बात सुनते ही पुलिस के तो रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस वालों ने आनंद से उसके शरीर के बारे में पूछा कि तुमने उसका शरीर कहाँ छुपा रखा है, कि मैंने उसका शरीर जंगल में छुपाया है। राधा का खून करने के बाद वो उसके गहने और उसकी स्कूटी लेकर भाग गया था। पुलिस को किसी भी तरह से राधा की बॉडी चाहिए थी। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता थी कि जंगली जानवर राधा की बॉडी को नुकसान न पहुंचा दें। इसीलिए पुलिस वाले आनंद को लेकर 12 जुलाई 2019 को उसी जंगल में पहुंचे। और जब पुलिस वाले उस जंगल में पहुंचे तो वहां पर उन्हें राधा के कपड़े और राधा की सिर्फ हड्डियां ही मिली, क्योंकि राधा का शरीर तो जंगली जानवर पूरी तरह से नष्ट कर चुके थे। पुलिस वालों ने राधा का कंकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस आनंद निगम को लेकर वापस पुणे आ पहुंची। पुलिस वालों की पूछताछ करने के बाद आनंद निगम ने जो भी कहानी पुलिस वालों को बताई वो कुछ इस तरीके से बताई थी। 25 साल का आनंद निगम कर्नाटका का रहने वाला था और उसके पिता का नाम शिवाजी निगम था। उसके परिवार में उसके अलावा और उसके पिता के अलावा उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। परिवार कुछ खास अमीर नहीं था। उसका परिवार एक गरीब टाइप का परिवार ही था। जब उसके पिता की मौत हुई तो उसके घर की सारी जिम्मेदारी आनंद के ऊपर आ चुकी थी। वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई काम ढूंढने के लिए वो पुणे आ गया और पुणे के वो वृंदावन कॉलोनी में रहने लगा। पुणे में आकर रहने के बाद उसकी माँ ने एक दूसरे आदमी के साथ अपने संबंध बना लिए थे और उसकी बहन की भी शादी हो चुकी थी। उसके बाद आनंद भी शादी कर चुका था। आनंद की शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए। आनंद ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसने एक पुरानी कार ली और लोगों को वो कार चलाना सिखाने लगा। आनंद के पास ड्राइविंग सीखने के लिए ज्यादातर महिलाएं आती थी। आनंद का व्यवहार कुछ अच्छा ही था। ऐसे कह सकते हैं कि वो सिंपल था, ना ही ज्यादा किसी से बात किया करता था और ना ही किसी और बात में इंटरफेयर किया करता था। आनंद एक शांत स्वभाव का आदमी था। तो यही चीज देखते हुए वो महिलाएं भी इसके साथ थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी और कुछ तो उसमें से उसकी दोस्त भी बन जाती थी। दोस्त बनने के बाद तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पर ये सब बातें आनंद कर लिया करता था। और फिर इसके बाद इसका असर उसके काम पर पड़ने लगा और ये सब जब उसकी पत्नी को पता चला तो वो उसके ऊपर चढ़ गई। उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। इन दोनों के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि आनंद को अपना कार ड्राइविंग का काम बंद करना पड़ा। तो जैसे कि परिवार चलाना है तो कोई ना कोई तो काम करना ही है, ऐसे ही आनंद अपना कोई और काम देखने लगा। फिर आनंद ने अपने जान पहचान वालों से ब्याज पर कुछ पैसे लिए ताकि वो अपना कुछ नया काम शुरू कर सके। पैसे लेने के बाद उसने अपनी एक टी स्टॉल ओपन की। स्टॉल पर चाय के साथ वो बीड़ी, सिगरेट ये चीजें भी बेचा करता था। लेकिन फिर इस काम में आनंद की हेल्प उसकी माँ भी किया करती थी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। घर का खर्चा सिर्फ उसी के हाथों चलता था। ऐसे में उसके ऊपर कर्ज इतना बढ़ता जा रहा था कि वो टेंशन में आ चुका था। आनंद सोशल साइट्स पर एक्टिव रहने लगा। एक दिन उसने फेसबुक पर राधा अग्रवाल की प्रोफाइल देखी। आनंद ने जब राधा अग्रवाल की प्रोफाइल देखी तो वो उसके ऊपर लट्टू हो चुका था और फिर आनंद ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर राधा अग्रवाल ने भी आनंद की फोटो देखते ही उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि देखा जाए तो राधा और आनंद की उम्र में बहुत अंतर था। देखा जाए तो राधा अग्रवाल आनंद से उम्र में 10 साल बड़ी थी, लेकिन इन दोनों को अपनी उम्र से कोई भी फर्क नहीं था। कुछ दिन फेसबुक पर बात करते करते इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आने लगे। वो दोनों मिलकर घूमने की बातें करने लगे। लेकिन राधा के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। खर्च करने के लिए उसके पास बहुत पैसा था, जबकि कहीं आने जाने के लिए राधा के पास सिर्फ एक स्कूटी थी। राधा आनंद की बातों में आकर इतना ज्यादा फिसल गई कि उसने अपनी सारी की सारी हदें ही पार कर दी।
जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तब ये पुणे शहर के किसी भी होटल में जाकर अपनी रंगरलियां मनाया करते थे। लेकिन इन दोनों का मिलना, इन दोनों का बातें करना, बाहर घूमने जाना, होटल में मिलना, ये सब अब बहुत आम हो चुका था। अब राधा को आनंद के ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था। अब आनंद उसे जो भी कहता राधा उसे फटाफट हाँ कर देती और वो उस काम को कर देती। अब आनंद को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि राधा सिर्फ उसी की दीवानी है। वो जैसा कहेगा राधा बिल्कुल वैसा ही करेगी। तो उसके बाद जो उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था उसने उसे उतारने की सोची। वैसे तो राधा अग्रवाल आनंद के मांगने पर लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे ही दे देती, लेकिन आनंद ने ऐसा नहीं किया। आनंद ने राधा से कोई पैसा नहीं मांगा। आनंद किसी भी प्रकार का अपने ऊपर किसी का भी बोझ नहीं रखना चाहता था। अचानक कभी कोई बात हो जाने पर, लड़ाई हो जाने पर राधा उससे अपना पैसा वापस मांग लेती। ये सोचकर आनंद ने उससे 1 रुपया भी नहीं मांगा। वो सिर्फ अपनी ही प्लानिंग पर ध्यान देने लगा। अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए एक दिन आनंद ने राधा से कहा कि राधा, तुम इतनी खूबसूरत हो, किसी मैगजीन में तुम्हारे फोटो भेजे जाएं तो वो कवर पेज पर छप सकते हैं। ये सुनकर खुश होते हुए राधा ने कहा, हाँ ये सच है। आनंद ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सच है, क्या तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा? आनंद ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी फोटोज क्लिक करके किसी फोटो मैगजीन में कवर फोटोज पर तुम्हारी फोटोज लगे। लेकिन फिर राधा ने भी हाँ कर दी। राधा ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आनंद ने फिर राधा को कहा, ठीक है, तुम अपने कल सारे के सारे गहने पहनकर आ जाओ, हम पुणे से कहीं दूर जाकर तुम्हारा फोटो शूट करेंगे। और फिर राधा तो उस पर आंख बंद कर विश्वास तो करती ही थी। तो फिर क्या था, राधा भी अपने सारे गहने पहनकर आनंद के पास जा पहुंची और घर वालों से उसने कहा कि मैं अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के मंदिर शिरडी जा रही हूँ, 2-3 दिन तक वापस आ जाऊंगी। जब राधा घर से निकली तो वो घर से निकलते ही बिना कहीं पर रुके आनंद द्वारा बताई गई जगह पर जा पहुंची। आनंद वहां पर पहले से ही मौजूद था। वो अपनी सारी प्लानिंग कर चुका था कि उसे यहाँ पर अब क्या करना है। और फिर वहां पहुंचते ही आनंद ने कहा, लाओ स्कूटी मैं चलाता हूँ। आनंद ने स्कूटी चलाई और राधा उसके साथ पीछे चिपक कर बैठ गई। दोनों रास्ते में हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए कब पुणे से 80 किलोमीटर दूर पहुंच गए किसी को पता ही नहीं चला। और जब उन्हें पता चला तो वो तामिनी के वर्षा घाट के जंगलों में पहुंच चुके थे। आनंद निगम को अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो जगह एकदम परफेक्ट लगी कि यहाँ पर मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। उसने राधा की स्कूटी साइड में रोकी और वहीं पर खड़ी कर दी। उसके बाद आनंद ने राधा को कहा कि जाओ, तुम तैयार हो जाओ, अपने सारे गहने पहन लो, जितने भी तुम गहने लेकर आई हो वो सभी तुम पहन लो, अब तुम्हारा फोटोशूट होने वाला है। राधा अग्रवाल बिल्कुल खुशी खुशी अपना फोटोशूट करवाने के लिए रेडी हो चुकी थी। सड़क से कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर जाकर आनंद राधा के अलग अलग पोज में फोटोज लेने लगा। फिर अचानक ही आनंद ने राधा से कहा कि मुझे अब तुम्हारे 1-2 फोटोज, हॉरर फोटोज लेने हैं। हॉरर फोटोज लेने के लिए आनंद ने राधा की आंखों पर पट्टी बांध दी, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए गए और फिर उसके बाद कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हारी हॉरर फोटोज ले सकता हूँ। राधा भी उसके कहने के अनुसार जैसा आनंद कहता गया वैसा राधा करती गई। हाथ पैर बांधने के बाद आनंद ने उसके सारे गहने उतार लिए और उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद आनंद ने अपने साथ लाया गया एक तेजधार चाकू से आनंद ने राधा अग्रवाल का गला काट दिया। राधा की हत्या करने के बाद आनंद ने उसका मोबाइल फोन लिया और फिर उसे उसी की स्कूटी की डिग्गी में रख दिया। राधा के हैंडबैग से आनंद ने नोटों भरा पर्स निकाला और राधा की ही स्कूटी लेकर पुणे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद राधा के पर्स से आनंद ने सारे पैसे निकाल लिए और फिर उस पर्स को भी वहीं पर फेंक दिया। और कमाल की बात तो ये है, ये सब करने के बाद आनंद अपने घर नहीं गया बल्कि अपने ही टी स्टॉल पर जा पहुंचा। उस टाइम लगभग कुछ रात के 1 बजे थे। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और उस आनंद ने राधा की स्कूटी ले जाकर अपने ही टी स्टॉल के पीछे खड़ी कर दी और चाकू टी स्टॉल के अंदर छुपा दिया। और फिर बिल्कुल निश्चिंत होकर कि जैसा उसने बिल्कुल कुछ किया ही ना हो, वो सब भूल भुलाकर अपने घर जा पहुंचा। 2 दिन बीत जाने के बाद राधा अग्रवाल से आनंद ने जितने भी गहने लूटे थे उसमें से 7 तोले सोने के गहनों का उसने अपने ही एक रिश्तेदार के घर छुपा दिया और बाकी बचे गहनों को पास ही किसी ज्वेलरी शॉप में गया और गहनों को उसने वहां पर बेच डाला। जो भी पैसे उसे वो गहने बेचकर मिले थे उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। ये सब करने के बाद आनंद पुणे शहर को छोड़कर अपने गांव कर्नाटका में वापस जा चुका था।
आनंद से ये सब पूछताछ करने के बाद पुलिस ने वो चाकू लिया जिससे आनंद ने राधा का खून किया था और राधा अग्रवाल के सारे गहने बरामद कर लिए गए, जिससे कि आनंद को 21 सालों की सजा सुनाई गई। अब दोस्तों आप ही बताइए, क्या सोशल मीडिया पर इतनी देर एक्टिव रहना गलत है या फिर सही? अगर कोई सोशल मीडिया पर इतनी देर एक्टिव रहता भी है तो उसे ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहाँ पर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि मैं आज से ऐसे ही पॉडकास्ट वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा। और जल्दी ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आपको ऐसी ही हॉरर क्राइम स्टोरीज की रील्स भी मिलने वाली हैं, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।